ध्वनि का यंत्री तरंग, रेखांश तरंग एवं दाब तरंग के रूप में इस श्रृंखला में परिचय करवाया गया। तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति एवं तीव्रता के साथ ध्वनि विशिष्ट गुण जैसे पिच एवं आयाम को भी समझाया गया। ध्वनि तरंगों की भौतिकी, जिसमें परावर्तन, अपवर्तन, विवर्णन और व्यतिकरण के साथ ही ध्वनि के विशेष प्राकृतिक प्रभाव, अनुनाद एवं डॉपलर प्रभाव अलग अलग खंडों में प्रस्तुत किए गए। हमने अध्ययन किया कि किस तरह भिन्न माध्यम वायु, तापमान एवं उमस ध्वनि पर प्रभाव डालते हैं। फिर हमने अन्वेषण किया श्रवण यंत्रिका का, जिसके जरिए हम ध्वनि तरंगों को सुनते हैं। मनुष्य के कान, उनकी कार्य क्रिया प्रणाली एवं त्रिश्रेणीय ढांचा, बाहरी, मध्यवर्ती और अंदरूनी कान को प्रस्तुत किया गया। आगे हमने मानव श्रवण सीमा को जाना और अनसुने, अनाहट, अवध्वनि एवं परिध्वनि को समझा। फिर हमने मनुष्य के कुछ कर्ण दोषों को सूचीबद्ध किया, बीमारी के कारणों और उपचारों के साथ शोर एवं कोलाहल का अन्वेषण किया और नाद प्रदूषण के कुप्रभावों को जाना। इतिहास के आरंभ से ही प्रकृति की ध्वनियों ने मनुष्य के भीतर विविध संवेगों का आह्वान किया है। जंगल के अंदर भेड़ियों की गूंजती हूँ, समुद्र की शामक गर्जन और खेलते हुए बच्चों के ठहाकों तक। पारंपरिक संस्कृतियों ने ढोल की थापों का उपयोग किया है ध्वनिक परिवर्तन करने के लिए शरीर की संवेदनाओं का, जो कि शारीरिक, मानसिक, भावुक एवं आत्मिक आयाम से जुड़ी होती हैं। संगीत ने मनुष्य की चेतना को प्रशिक्षित किया है और जोड़ा है हमारी संस्कृतियों से। तिब्बत की घंटियों की गूंज से लेकर अमीर खुसरो के प्रबल सूफी गीतों से मंगलम पल्ली बालमुरली कृष्णा के मोहक संगीत तक। कान गर्भावधि के तीसरे हफ्ते में अस्तित्व में आते हैं और 16वें हफ्ते से क्रियाशील हो जाते हैं। 24वें हफ्ते से भ्रूण सक्रिय रूप से सुन सकता है। पारध्वनि परीक्षणों से पता चला है कि भ्रूण 16वें हफ्ते से ही ध्वनि स्पंदन से संवेदनशील होकर प्रक्रिया देने लगता है। ये तब है जब कान की बनावट पूरी भी नहीं हुई होती है। श्रवण शक्ति संभवतः जन्म के पहले विकसित इंद्रियों में से सबसे ज्यादा विकसित होती है। भाषा के उद्गम को लेकर सबसे प्रबल मान्यता आधारित है प्राकृतिक ध्वनियों की संकल्पना पर। सुझाव ये है कि आदिकालीन शब्द नकल हो सकती है प्राकृतिक ध्वनियों की, जो आदि मानव को अपने आसपास सुनाई देती होंगी। ये भी प्रस्तावित किया गया है कि भाषा की मौलिक ध्वनियां उत्पन्न हुई होंगी प्राकृतिक संवेगी भावों से, जैसे दुख, क्रोध और उल्लास। इसी रास्ते से शायद अंग्रेजी भाषा का ऊ आउच भी दुखदायी रूप से लक्षणार्थ किया गया होगा। भाषा ध्वनि की नकल भी कर सकती है और व्याख्यान भी। कवि जो भाषा को एक कलात्मक यंत्र के रूप में उपयोग करते हैं, पन्नों पर कोई छवि उतारने के लिए वे अधिकतर इस अवधारणा को सकारात्मक बनाते हैं। कविताओं में संगीतमयता अधिकतर कुछ ध्वनिग्रामों की स्वर ध्वनियों के प्रभाव के कारण साध्य की जाती है, क्योंकि वे कुछ प्राकृतिक ध्वनियों से समानता का आह्वान करती हैं। कविता रचते समय कवि पन्नों पर यूं ही शब्दों को उतार नहीं देते और न ही हवा से उत्पन्न करते हैं। कवि शब्दों को चुनते हैं ध्यान से, उनके अर्थ के लिए, उनके संकेतार्थ के लिए और उनकी ध्वनि के लिए। ये प्रक्रिया भले ही सचेत रूप से न की जाती हो, परंतु परिष्कृत कविता में शब्दों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। संगीत एक कला है जो बना होता है ध्वनि और निर्वता के समय काल में अभिव्यक्ति से। ध्वनि के तत्व जो संगीत में उपयोग किए जाते हैं वे हैं स्वर, जिसमें सुर और सुस्वरता है, ताल, जिसमें छंद गति और ताल गति है, संरचना और ध्वनि की गुण, जैसे ध्वनि स्वभाव, संधि योजना, गत्यात्मकता और ध्वनि प्रकृति। संगीत का इतिहास भाषा लिखी के इतिहास से अधिक पुराना है और जुड़ा है प्रत्येक मानव संस्कृति के विकास के साथ। मनुष्य के बीच संगीत का विकास प्राकृतिक ध्वनियों के आधार पर हुआ, जैसे पंछी गीत एवं अन्य जानवरों की ध्वनियाँ। कई प्राचीन उत्खनन स्थलों से हड्डियां मिली हैं, जिनमें की गड्ढे छिदे हुए थे। इन्हें सामान्यतः बांसुरी समझा जाता है, जिन्हें छोर से बजाया जाता था, जापानी शाकुहाची की तरह। पुरातत्व लिखित प्रमाणों में संगीतमय अभिव्यक्तियां मिलती हैं। भारतीय सामवेद में भारतीय संगीत दुनिया की सबसे प्राचीन संगीत परंपराओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता से मिली प्रतिमाएं दर्शाती हैं नृत्य कलाएं एवं प्राचीन संगीत वाद्यों को, जैसे कि 7 छेदों वाली बांसुरी। भिन्न तरह के तंत्री वाद्य और ढोल भी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई के दौरान मिले हैं। पश्चिम देशों में जो संगीत वाद्यों को वायु, तंत्री और ताल वाद्यों में वर्गीकृत करने की पद्धति चली आ रही है, वो प्राचीन यूनान से आई है। भारत के नाट्य शास्त्र के आधार पर
संगीत वाद्यों के 4 वर्ग होते हैं और वो हैं तांत या तंतु यानी तार वाले वाद्य, अवनंधा, ढोल तबला जैसे वाद्य, घड़ा यानी घंटी, मंजीरा, करताल जैसे वाद्य और सुशिरा यानी फूंकने वाले वाद्य। नेहरू विज्ञान केंद्र में आप संगीत को अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर संगीत और संगीत वाद्यों को प्रदर्शित किया गया है। कितनी जानकारी, कितनी आवाजें और कितने भिन्न तरह के संगीत का ध्वनि लेखन करके उन्हें संरक्षित किया गया है। पहला व्यावहारिक साउंड रिकॉर्डिंग और प्रतिरूपण यंत्र था यंत्रिक बेलनकारी फोनोग्राफ, जिसका आविष्कार थॉमस एडिसन ने 1877 में किया था। जल्द ही ये आविष्कार पूरी दुनिया में फैल गया। चुंबकीय टेप ने बदलाव की नई लहर लाई रेडियो और रिकॉर्डिंग उद्योग में। ध्वनि को अभिलेखित किया जा सकता था, मिटाया जा सकता था और फिर से रिकॉर्ड किया जा सकता था एक ही टेप के ऊपर कई बार। अगला प्रभावशाली आविष्कार था कॉम्पैक्ट कैसेट। उस समय प्रचलित 8 ट्रैक टेप को इसने पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया। अंकीय ध्वनि लेखन और कॉम्पैक्ट डिस्क ने 1982 में उपभोक्ता रिकॉर्डिंग के टिकाऊपन में कई महत्वपूर्ण सुधार लाए। सीडी द्वारा बदलाव की लहर ने उपभोक्ता संगीत उद्योग में क्रांति सी ला दी। विनाइल रिकॉर्ड्स को पुराना कर दिया और 1990 के दशक में एक छोटे से खास मार्केट में तब्दील कर दिया। फिर आए डीवीडीज, MP3s और MP4s। ध्वनि लेखन तकनीक के मूलतः 2 वर्ग हैं, अंकीय अभिलेखन और अनुकंप अभिलेखन। प्रारंभिक निर्मित प्रतिरूपों में अभिलेखन किया जाता था टिन की पन्नी की पट्टी की बाहरी सतह पर, जो कि चक्रीय धातु की बेलनाकार सिलेंडर के ऊपर लिपटी होती थी। इनके अंदर ध्वनि अभिलेखन खोखली सिलेंडर्स की बाहरी सतह पर नरम मोम के ऊपर खांचे बनाकर की जाती थी। ये बेलनाकारी सिलेंडर आसानी से निकाले जा सकते थे और उन्हें बजाने वाली मशीन के ऊपर लगाया जा सकता था। विद्युत चुंबकीय कुंडलियों में विद्युत धारा का प्रवाह चुंबकीय टेप के ऊपर चुंबकीय पदार्थों का मौलिक संकेत के समानुपातिक संरेखण करता है। ये संकेत का पुनरुत्पादन भी कर सकता है। जब टेप को दोबारा टेप हेड पर चलाया जाता है, तब उल्टी प्रक्रिया दोहराई जाती है। टेप के ऊपर चुंबकीय मुद्रित ध्वनि टेप हेड के ऊपर एक निम्न विद्युत धारा का प्रवाह करती है, जो मौलिक संकेत के अनुपात में होता है। फिर वो प्रतिश्रवण के दौरान प्रवर्धित होकर गुंजायमान होती है। अनुरूपीय संकेत निवेशीय यंत्र के माध्यम से अनुरूप अंकीय परिवर्तक में छोड़ा जाता है। अनुरूप अंकीय परिवर्तक इस संकेत को परिवर्तित करता है द्विआधारी अंकों की श्रृंखला में। तारों के जरिए इन अंकों को स्टोरेज तक पहुंचाया जाता है, जैसे कंप्यूटर हार्ड ड्राइव या कॉम्पैक्ट डिस्क बर्नर। प्रतिश्रवण इन अंकों की श्रृंखलाओं को स्टोरेज से अंकीय अनुरूप परिवर्तक तक पहुंचाया जाता है, जहां से अंकों को परिवर्तित किया जाता है अनुरूपी संकेत में। अब ये संकेत प्रतिश्रवण के दौरान प्रवर्धित होकर गुंजायमान होता है स्पीकर्स द्वारा। चलचित्र को अभिलेखित ध्वनि के साथ मिलाने का विचार उतना ही पुराना है जितना कि सिनेमा खुद। एक ध्वनि चित्र या कहें साउंड फिल्म वो चलचित्र है जिसमें ध्वनि का समांक्रमण होता है, या कहें ध्वनि का चित्र के साथ तकनीकी तरीके से मिलान हुआ रहता है, जो कि खामोश चलचित्रों से बिल्कुल विपरीत है। प्रारंभिक समय में जब ध्वनि चलचित्रों को परिचित कराया गया, तो वे चलचित्र जिनमें संवाद का समांक्रमण होता था उन्हें टॉकिंग पिक्चर्स या टॉकीज कहा जाता था। आज ध्वनि सिनेमा का अभिन्न अंग है, जिसमें ध्वनि के हर प्रकार के कल्पनात्मक प्रयोगों को उपयोग में लाया जाता है, जैसे संवाद, संगीत, ध्वनि प्रभाव इत्यादि। ध्वनि विज्ञान और तकनीक में विकास के साथ ध्वनि और समृद्ध हो चुकी है, हमें घेर चुकी है। मल्टी चैनल ऑडियो नाम है भिन्न तरह की तकनीकों का जो उपयोग की जाती हैं ध्वनि प्रतिश्रवण को विस्तारित और अलंकरण करने के लिए। अतिरिक्त चैनल्स पर ध्वनि को अभिलेखित करके अतिरिक्त स्पीकर्स पर बजाया जाता है। सराउंड साउंड शब्द उपयोग किया जाता है मल्टी चैनल ऑडियो के लिए। ये इस तरह से संयोजित होते हैं, बाएं सराउंड, दाएं सराउंड और पृष्ठीय सराउंड। ये सामान्य स्क्रीन चैनल से काफी आधुनिक हैं, जिसके चैनल्स लोगों को घेरे रहते हैं। पारध्वनिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग चिकित्सा में है। आपने सुना होगा गर्भवती महिलाएं सोनोग्राफी करवाती हैं।
पार ध्वनि की ध्वनि तरंगों को गर्भ के अंदर बच्चे से टकराकर वापस लाती है और इनको संसाधित करके बच्चे की छवि तैयार होती है। आजकल पार ध्वनि की सोनोग्राफी केवल गर्भ के अंदर बच्चे का परीक्षण करने के लिए ही नहीं, बल्कि ये शरीर के अंदर दूसरे अंगों और वस्तुओं का परीक्षण करने के लिए भी काम आती है। ये बहुत उपयोगी यंत्र है शरीर के अंदर देखने के लिए बिना किसी अंग को छुए। आजकल अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग को घर घर में जाना जाता है। इकोकार्डियोग्राम हृदय का अल्ट्रासाउंड है, जिसे कार्डियक अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है। ये आधारभूत पार ध्वनि की तकनीक का उपयोग करके हृदय की द्विदर्शी छवि उभारता है। आजकल अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड तकनीक से त्रिविमदर्शी चित्रण किया जा रहा है, जिसे डॉपलर पार ध्वनिकी कहते हैं। अवध्वनि या निकट अवध्वनि की तरंगें प्रारंभिक चेतावनी एवं प्रबोधक साबित हो सकती हैं प्रकोपी घटनाओं की। 1960 में जब उपग्रहों ने ये कार्य अपने नियंत्रण में लिए, उसके पहले अमेरिकी वायुसेना अवध्वनि मॉनिटर्स के इस्तेमाल से दूसरे देशों की नाभिकी परीक्षण का संसूचन करता था। अवध्वनि की चेतावनी तंत्रों ने प्रदर्शित किया है कि हिम घावों को संसूचित किया जा सकता है। भूमि पर अवध्वनि की सारणी व्यूह रचना के उपयोग से उनका स्थान निर्धारण भी किया जा सकता है। ऐसे ही बवंडरों का भी संसूचन किया जा सकता है, उनके पहाड़ी स्थलों से निचले स्थलों तक पहुंचने के कई मिनट पहले ही। और इस तरह ये एक बहुत ही कारगर उपाय है प्रातः चेतावनी और संसूचन का। जैसा कि हम सब जानते हैं, जानवर भी ध्वनि का उपयोग करते हैं संचार संपर्क के लिए। उनमें से कई तो पार ध्वनि और अवध्वनि भी उपयोग में लाते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में जाना है कि हाथी अति निम्न आवृत्ति वाली अवध्वनि का उत्सर्जन और संसूचन करते हैं एक दूसरे से लंबी दूरी तक संचार संपर्क करने के लिए। चमगादड़ उपयोग करती है उच्च आवृत्ति छोटी तरंग दैर्ध्यों वाली पार ध्वनि का शिकार करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। चमगादड़ का प्रारूपिक शिकार है पतंगा, जिसका आकार 2 या 3 सेंटीमीटर से लंबा नहीं होता। चमगादड़ उपयोग करती है पार ध्वनि का पतंगों का वातावरण में संसूचन करने के लिए। कुछ पंछी अवध्वनि सुन सकते हैं। ये एक कारण हो सकता है उनकी तूफानों को पहले ही जान लेने की शक्ति का। पंछी पूर्व संगीत भांप लेते हैं, जिन्हें निम्न आवृत्ति तरंगे कहा जाता है। वेल सूचना संचार करती है निम्न आवृत्ति वाले ध्वनि पोस्टकार्ड से, जो पहुंचता है दूर दूर तक। शेर की दहाड़ का भयानक प्रभाव कुछ लोगों के हिसाब से उस दहाड़ के अंदर की अवध्वनि तरंगों के कारण होता है। ये 18 हर्ट्ज है, जो कि मनुष्य की नेत्र गोलक की अनुनाद आवृत्ति है। इस खंड में हम अन्वेषण करेंगे ध्वनि और श्रवण के कुछ जादुई तत्वों का। तो आइए फिल्मों से शुरू करते हैं। कई फिल्मों के साउंड ट्रैक अवध्वनि का उपयोग करते हैं श्रोताओं में बेचैनी और आत्मविस्मरण पैदा करने के लिए। अर्थक्वेक वो पहली फिल्म थी जिसमें अवध्वनि का उपयोग किया गया, तनाव को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए और लोगों को असली जीवन रूप भूकंप का अनुभव करवाने के लिए। किंतु उस फिल्म के प्रदर्शन के दौरान अवध्वनि तरंगों के साउंड ट्रैक पर अभिलेखित होने के कारण और विशिष्ट स्पीकरों द्वारा प्रतिक्षवण के दौरान थिएटर मालिकों ने शिकायत की, किंतु किसी और चीज की। डर, घबराहट और अन्य शारीरिक एवं मानसिक प्रभाव जो कि वो साउंड ट्रैक डाल रहा था, साथ ही वो थिएटर इमारत के ढांचे पर भी प्रभाव डाल रहा था। दीवारों में दरारें पड़ रही थी। वियतनाम युद्ध के दौरान 70 के दशक में अमेरिकी सेना ने प्रयोग किया एक नियोजित मनोवैज्ञानिक युद्ध योजना के अंतर्गत, जिसे अर्बन फंक कैंपेन कहा गया। एक ध्वनिकी हथियार जिसे कर्डलर या पीपल रिपेलर कहा गया, उसका उपयोग हुआ दुर्दम्य भीड़ को विध्वंस करने के लिए और रात्रि काल में दुश्मन को परेशान करने के लिए। श्रवण आवृत्ति दोलन यंत्रों को हेलीकॉप्टरों पर लगाया गया और उच्च आवृत्ति के धमाके 500 से 5000 हर्ट्ज तक के 120 डेसिबल्स की तीव्रता के साथ ब्लास्ट किए गए, जो कि जेट इंजन की गरज के बराबर है, और वो भी बहुत नजदीक से। अवध्वनि बंदूकें अत्याधुनिक हथियार हैं जो आत्मविस्मरण उत्पन्न करती हैं आतंकवादियों को गुफाओं से खदेड़ने के लिए। अश्रव्य ध्वनि के साथ ये अवध्वनि बंदूकें केंद्रित करके ध्वनि दागती हैं जो मनुष्य सुन तो नहीं सकता, परंतु जिसके खतरनाक परिणाम होते हैं बिना उन्हें शारीरिक आघात पहुंचाए। नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई में ध्वनि एवं श्रवण दीर्घा प्रस्तुत करती है एक व्यापक पृष्ठभूमि ध्वनि के भिन्न उपयोगों को समझने एवं अध्ययन करने के लिए। आइए और आनंद लीजिए भिन्न प्रदर्शनों से ध्वनि के आश्चर्यजनक तत्वों का। नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई में।